अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछले पीरियड में हम तारीख़ के असबाब का मुताला कर रहे थे। इससे पहले हम सियासियात के एक लेसन का बहुत बारीक बिनी से हमने मुताला किया, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारा दस्तूर को बनाने में किसने कितना अहम रोल अदा किया। दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे, दस्तूर साज कमेटी के अराकीन कितने थे, दस्तूर बनने की इब्तिदा कब हुई और दस्तूर किन किन मराहिल से होकर गुजरता हुआ हम तक जो है पहुँचा, और दस्तूर का निफाज कब अमल में आया। ये सारी दस्तूर के ताल्लुक से हम सियासियत के पहले लेसन में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब बच्चों हम सियासियत के दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए मैं आपको बता दूं कि किसी भी इलाके का इंतज़ाम हुकूमत कायम करने के लिए एक मुस्तहकम और एक मजबूत और आज़ादाना और मुनसिफाना एक ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जो पूरे इलाके का, पूरे मुल्क का इंतज़ाम हुकूमत कायम कर सके। और आपको पता है कि इंतज़ाम हुकूमत करने के बेशुमार तरीके राइज हैं। कदीम ज़माने में इंतज़ामी हुकूमत का सरबराह बादशाह हुआ करता था, तो बादशाह ये एक इंतज़ामी हुकूमत है। आपको अच्छी तरह पता है कि बादशाह जो है ये भी एक इंतज़ामी हुकूमत का एक तरीका था। फिर इसके बाद डिक्टेटरशिप, ये भी इंतज़ामी हुकूमत का एक किस्म है। आमिराना, दुनिया के अंदर बेशुमार बड़े बड़े डिक्टेटरशिप जो है गुजरे हैं। हिटलर, मुसोलिनी, ये ऐसे डिक्टेटर थे, मतलब वन मैन शो, एक तरह आदमी पूरे मुल्क का, पूरे इलाके का इंतज़ाम हुकूमत संभालता था। उसके आगे कोई चू चरा नहीं, उसने कह दिया तो उसको फॉलो करना, उसको है ना पूरा करना, ये उसकी आवाम का जो है फिर जिम्मेदारी थी। तो एक बादशाह ये इंतज़ामी हुकूमत है, आमिराना ये भी एक तर्ज हुकूमत है, और एक जमहूरी हुकूमत, अवाम की हुकूमत, अवामी हुकूमत। लेकिन बच्चों अवामी हुकूमत के अंदर सबसे अहम रोल जो है वो अवाम का होता है, और अवाम जो है अपने कायद को, अपने हुक्मरानों को, अपने लीडरान को जो चुनते हैं, जो मुंतखब करते हैं, वो क्या तरीका होता है, किस तरीके से मुंतखब करें। अब इतने बड़े आबादी वाले मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि इतने बड़ी आबादी वाले मुल्क में हर एक से फर्दन फर्दन राय लेना और हर एक को है ना सलाह मशवरा करके जो है इंतज़ामी उमूर बनाना, इंतज़ामिया बनाना, ये जो है ये पॉसिबल नहीं। इसलिए इंतखाबी अमल तश्कील दिया गया। इंतखाब कहते इलेक्शन को, इंतखाब कहते चुनने को। तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है, ये कैसा होता है, किसके मातहत इलेक्शन होते हैं, कौन इंतखाबी अमल का सबसे बड़ा सरबराह होता है, और पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी अमल कब, किस वक्त में, किस डेट में इंतखाबी अमल करना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इन सारे उमूर का हम इस सबक के अंदर जायजा लें। तो गालिबन अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस सबक में हम इलेक्शन के मुतालिक, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इलेक्शन का जो तर्ज अमल होता है। हमको लगता है कि भाई इलेक्शन एक दिन का है,
कि बस एक दिन जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम में 5 बजे तक के ये वोटिंग हो गई और तमाम लोगों ने अपने अपने वोट का, अपने अपने मत का इस्तेमाल किया और हम बरीज जुमा हो गए। नहीं बच्चों, इसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एक बहुत लंबा जो है अमल है जो चलता है और ये साल भर चलता है। कभी इस रियासत में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी उस रियासत में हो रहे हैं, कभी उस रियासत में हो रहे हैं। तो साल भर कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्शन हो रहे हैं। कहीं पर जो है वो जो है सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पर जिला सतह के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पर जो है पंचायत समिति के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पर रियासती हुकूमत के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पर विधानसभा, कहीं पर विधान परिषद। लिहाजा ये बहुत लंबा चलने वाला प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के पीछे कौन कौन से अहम अदारे काम करते हैं, कौन कौन सी शख्सियात काम करती है, उसका बारीक बिनी के साथ में हम जायजा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ना, हम दहूम जमात की सियासियत का मुताला कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और सबक का नाम है इंतखाबी अमल। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इंतखाबी अमल, और तैयार करदा ये नाचीज़ है काजी अब्दुल कबीर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। हमको इस पीरियड के अंदर किन किन अवामी को पढ़ना है, किन किन नुकात को हमको पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। चलिए, स्क्रीन दिख रही है गालिबन आपको? जी सर। देखिए, इस पीरियड में हमको इन नुकात को पढ़ना है। ये तो खैर पहली स्लाइड है। हम जमात दहूम मज़मून सियासियात, उन्वान सबक इंतखाबी अमल और तैयार करदा काजी अब्दुल कबीर, मदनी हाई स्कूल, मोमिन नगर, जोड़ी शरीफ, वेस्ट मुंबई। चलिए, अब हमको इस पीरियड में क्या किन उमूर को पढ़ना है। इंतखाबी अमल कौन कौन से प्रोसेस से होता है। नंबर 1, इंतखाबी अमल जमहूरी अमल का एक अटूट हिस्सा है। इसको हमको पढ़ना है। मैं अभी आपको पहले स्लाइड बतला दूं, फिर इसके बाद हम एक एक पॉइंट पर बारीक बिनी से बात करेंगे। नंबर 2, हुकूमत की तब्दीली का ये एक जरिया है इंतखाबी अमल। नंबर 3, हुकूमत की तब्दीली के साथ साथ हुकूमत की पॉलिसियाँ भी तब्दील होती है इंतखाबी अमल के जरिए। उसके बाद इंतखाबी अमल कैसे होना चाहिए। सवाल नुकात नंबर 4 में बताया गया कि इंतखाबी अमल आज़ादाना व मुनसिफाना होना चाहिए। नंबर 5, मरकजी इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक है रियासती इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम कोशिश ये करेंगे कि इन 6 नुकात को हम कैप्चर करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो ये नुकात आपके सामने हैं। इन नुकात पर हम एक एक को बारीक के साथ में हम मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जी, ये आप देख रहे हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग तफसील से बात करेंगे। देखिए, ये सबक है हमारा इंतखाबी अमल, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब इंतखाबी अमल में सबसे पहला पॉइंट है जमहूरी अमल का अटूट हिस्सा है। इंतखाब, इलेक्शन जो है ये हमारी जमहूरी हुकूमत का एक बहुत ही अहम और बहुत ही कारआमद हिस्सा है। इंतखाब के जरिए ही जमहूरी हुकूमत तश्कील दी जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने जो देखे हुकूमत की तब्दीली, इंतखाबात से, इलेक्शन के जरिए हुकूमत की तब्दीलियाँ होती है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि पहले किसी एक सियासी पार्टी की हुकूमत थी, इलेक्शन हुए,
लोगों ने जो है उस सियासी पार्टी को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, और वो जो है सियासी पार्टी जो है ना, इलेक्शन हार गई। ठीक है, तो ये इलेक्शन जो है वो हुकूमत की तब्दीली का भी जरिया है। दूसरा पॉइंट हमने देखे, हुकूमत की तब्दीली का ये जरिया है। तीसरा हमने देखते हैं पॉलिसियों की तब्दीली। आपने अच्छी तरह देखा होगा कि जब हुकूमतें तब्दील होती है तो हुकूमतें मुख्तलिफ पॉलिसियाँ भी जो है लाती है। जैसा कि आपको पता हुआ कि जब नोटबंदी हुई तो हुकूमत तब्दील हुई, तो नोटबंदी की पॉलिसी, या भी आपने हालिया देखा होगा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तब्दीली। तो जब कोई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है, जब वो हुकूमत में आती है, इलेक्शन में जीत कर जब वो आती है, तो वो अपनी अलग से पॉलिसियाँ बनाती है। कुछ पॉलिसियाँ जो पहले सियासी जमात की थी, पहले हुक्मरानों की थी, पहली हुकूमत की थी, अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उनको इम्प्लीमेंट करे, वरना उसको कैंसिल करके वो अपने तौर पर जो है वो पॉलिसियाँ, मुख्तलिफ पॉलिसियाँ जो है वो तब्दीली लाती है। जैसे कि पहले एजुकेशन पर कितना खर्च होता था, अब कितना खर्च होना चाहिए, पहले डिफेंस पर कितना खर्च होता था, अब कितना होना चाहिए। ये सारी पॉलिसियाँ जो है, ये तब्दीलियाँ, ये इंतखाबी अमल की वजह से भी आती है। हुकूमतें तब्दील होती है तो पॉलिसियाँ भी तब्दील होती है। पहले इनकम टैक्स के अंदर कितना मतलब कितने पर इनकम टैक्स की छूट थी, अब कितने पर हो। तो ये सारी पॉलिसियाँ हर एतबार से, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे ज़राअत के मामले में हो, चाहे ट्रेन के सफ़र के दौरान हो, कोई भी हो, सारी पॉलिसियाँ है। आज़ादाना व मुनसिफाना इलेक्शन कराना ये इंतखाबी अमल का एक हिस्सा है। आज़ादाना व मुनसिफाना, जमहूरियत के अंदर बच्चों, जमहूरी हुकूमत के अंदर, भारत जैसे इतने बड़े जमहूरी मुल्क के अंदर जो है आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराना ये बहुत ही बड़ा और पेचीदा मसला है, बहुत गंभीर मसला है कि किस तरह पूरे भारत का जो निज़ाम है वो इलेक्शन का जो निज़ाम हो वो आज़ादाना निज़ाम किस तरह कायम हो जाए, उसके ताल्लुक से जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल का ये भी एक हिस्सा है। जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है मरकजी इलेक्शन कमीशन। मरकजी इलेक्शन कमीशन जो है ये पूरे इंतखाबी अमल का एक अहम जुज है। ये क्या होता है, किसके मातहत काम करता है, या कौन इसके पीछे, इसका सरबराह कौन है, और इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको हम अगली स्लाइड के जरिए देखेंगे। गालिबन ये आप बैकग्राउंड जो है आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि हमें किन किन टॉपिक पर बात करनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लिख लिए होंगे आपने, या इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। चलिए, ये है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है इंतखाबी अमल का पुराना तरीका, पहले जो है ब्लैक पेपर में वोट डालकर जो है वो इलेक्शन होते थे। अब इंतखाब का जदीद तरीका आया है, इसके ज़रिए बेशुमार जो है वो फ़ायदे भी हुए हैं। पहला जो है इंतखाबात का पुराना तरीका, इसके अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 20 लाख इलेक्शन की पेटियों को इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नाखवानदगी की शरह बहुत ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये बात मैं कर रहा हूँ पहले इलेक्शन की, जो 1951 और 52 में हुआ था। सन ईस्वी 1951-52 में हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन हुआ था जिसमें वोटिंग के लिए 20 लाख पेटियों को इस्तेमाल किया गया था। अब क्या था ये 20 लाख पेटियों के अंदर,
तो इस 20 लाख पेटियों के पर चूंकि आवाम जो है पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, हिंदुस्तान का ज़्यादातर तबका जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उन पेटियों के ऊपर जो सियासी पार्टी होती थी उसका सिंबल, उसका निशान जो है बना होता था। अब जो भी राय दहिंदन को, जो वोटर्स को निशानी देकर जिसमें अपनी पर्ची डालनी है, और उनको एक पर्ची दी जाती थी, वाइट पेपर, ब्लैंक पेपर, उसको मोड़कर उसको उस डब्बे के अंदर जो है उस संदूक के अंदर डालना होता था। बाद में फिर उसको काउंटिंग की जाती थी, जो एक बहुत ही लंबा जो है तरीका था। तो ये इंतखाबात का पुराना तरीका था, बहुत खर्चीला तरीका भी था ये, चूंकि इसको बड़े पैमाने पर जो है दरख्त की कटाई होती थी, क्योंकि पेपर जो है दरख्त से बनते थे ना। तो ये एक बहुत ही पुराना और फरसुदा तरीका था, जिसको अब इम्प्लीमेंट किया गया ईवीएम मशीन के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से। ठीक है, इंतखाबात का एक जदीद तरीका है। जो ये शक्ल आपके सामने जो दिख रही है ईवीएम मशीन, उसके बाद में फिर ये वीवीपैट भी आया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये है ईवीएम मशीन। ये ईवीएम मशीन से ये हुआ कि वक्त जो है वो बचा, खर्चा बचा। ठीक है, वोटिंग जो है वो बहुत फटाफट होने लगी, वोटिंग के नताइज जो है वो बहुत जल्दी आने लगे, और ये एक साफ और शफाफ तरीका है। इसमें और इम्प्लीमेंट किया गया, बाद में आपको मैं बताऊंगा। ये जो मशीन अभी हालिया चंद सालों पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने पुराने तरीकों को छोड़कर अब नया जदीद तरीका इख्तियार किया। चलिए अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने पहला जो टॉपिक था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए इधर, अगर आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हो तो पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार अदारा है जो भारतीय इंतखाबात की जिम्मेदारी निभाता है। ये एक ऐसा इंतजामी अदारा है जो लोकसभा, राज्यसभा, सूबाई असम्बली इंतखाबात, हिंदुस्तान का जो सदर जमहूरिया है उसका इलेक्शन, और हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात भारतीय इलेक्शन कमीशन दस्तूर हिंद की दफ़ा 324 के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सारे लोगों का इंतखाब करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुन लो मैं जो कह रहा हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के दो अदारे हैं, आपको मालूम, दो ऐवान है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। सूबाई असेंबली के इंतखाबात, सूबाई असेंबली के भी दो ऐवान है, विधानसभा, विधान परिषद, उनके इंतखाबात कराना ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया जो है इसका इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन अपना हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो दस्तूर की 324 दफ़ा के तहत ये काम करता है। ठीक है, और ये जो तस्वीर आपके सामने जो आई है ये है हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफिस की। ये तस्वीर आपके सामने जो नज़र आ रही है वो तस्वीर जो दिल्ली में वाक़ है, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके मातहत पूरे मुल्क में जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या जिला परिषद का हो, या पंचायत समिति का हो, या ग्राम पंचायत का हो ना, इन सारों के इलेक्शन जो है, मतलब टॉप से लेकर तो बॉटम तक जितने भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मातहत होते हैं। अब इसके पीछे कौन से अदारे काम करते हैं, या कौन कौन इसके पीछे जो है वो काम करता है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कैसा करता है, उसको देख लीजिए। 1950 में, आज़ादी के बाद 1950 में सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन होता था, एक चीफ इलेक्शन कमीशन। पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन को कराने की जिम्मेदारी सिर्फ एक अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती थी। लेकिन वक्त और ज़रूरत के एतबार से जब और इलाके बढ़ गए और नए नए मसाइल का सामना होना पड़ा, तो 16 अक्टूबर 1989 को दो मजीद कमिश्नर जो है नामजद किए गए उसके मातहत।
चीफ इलेक्शन कमीशन के मातहत में 2 मजीद इलेक्शन कमिश्नरों का इंतखाब किया गया और ये हिंदुस्तान की दस्तूर की दफ़ा के तहत 1989 में एक इलेक्शन कमीशन को एक कसीर रुकनी अदारा बनाया गया। ठीक है, ये फैसला वोट के जरिए किया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन जो ज़्यादातर सुबकदोश IAS ऑफिसर होते हैं, सुबकदोश रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए IAS ऑफिसर होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, शर्त है। और इनको जो तनख्वाह मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको जो है वो तनख्वाह मिलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर वाक़ है। और ये बताया फिर जैसे जैसे ये अपने मातहत में और भी अफसरान रखते हैं, जैसा कि नीचे डायरेक्टर है, फिर पर्सनल सेक्रेटरी है, उसके ताबेदार सेक्रेटरी है, जितने फिर इनके हाथ के नीचे जितने वर्कर है उन सब। लेकिन ये 3 शख्स जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर उसके हाथ के नीचे होते, जो पूरे मुल्क के अंदर इंतज़ामी इंतखाबी अमल को राइज करते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में आप देखेंगे, आपको ये मैंने पिरामिड के जरिए से जो है ना, अहराम में मिस्र जैसा वो है उसके जरिए आपको बताने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन, उसके जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर 2 कमिश्नर होते हैं जो पूरा प्रोसेस करते हैं इसका इलेक्शन का इंतखाब का। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वोट पेटी से EVM का, मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बता दिया, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा उसको तफसील से बता दूं कि 1951-52 में पहली लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। ब्लैक बॉक्स क्या है, ये यहाँ पे तस्वीर बता रहा हूँ मैं आपको। एक पेठी होती थी जिसके अंदर राय दहमदान को, मतलब वोटर्स को एक पर्ची दी जाती थी, इस तरह की पर्ची वाइट कागज की, जिसमें उसको डालना होता था। मैंने आपको पहले कहा 20 लाख पेटियां उस जमाने में हुआ करती थी और उस पर कुछ नहीं होता था, ये पूरा ब्लैंक होता था। बस इसको जो भी पार्टी को देना है उसका सिंबल, उसका निशान है ना, उस बॉक्स पर होता था और लोग जो है आते थे और उस बॉक्स पर जिस पर वो पार्टी का निशान जिसको वो देना है उसके अंदर ये कागज को डाल दिया करते थे। बाद में फिर इस कागज की गिनती होती थी। ठीक है, जो बहुत ही लंबा और खर्चीला तरीका था। ये मैं बात कर रहा हूँ वोट पेटी की, ये पहला। ठीक है, बहुत खर्चीला, बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ करने वाला और बेशुमार दरख्तों को काटा जाता था, क्योंकि पेपर दरख्त से आपको बनते, आपको पता है। लेकिन फिर जैसे जैसे तरक्की हुई तो फिर मशीनों का दौर आया और फिर आज वोट पेटी की जगह ये EVM मशीनें ले ली। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, V फॉर वोटिंग, M फॉर मशीन। EVM मशीन ने जो है आज इसकी जगह ले ली और इसके जरिए से वक्त की जो है बचत हो रही है, सरमाए की बचत हो रही है और नतीजा जो है वो फौरन निकलने में आसानी हो रही है। ठीक है, अच्छा अब कहाँ हुआ था? 1998 के अंदर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में, ये 3 जगह पर, और इसके अलावा विधानसभा में 16 जगह पर इस EVM मशीन का इस्तेमाल कर जो है वो वोटिंग की गई ना। मतलब 1951 से लेकर तो 1997 तक हम जो है वो पुराने फरसुदा निज़ाम के तहत वोटिंग करते थे। लेकिन 1998 के बाद में ये मशीन जो है आने से इंतखाबी अमल की रफ्तार जो है वो तेज़ हो गई। इंतखाबी अमल का जो है दायरा कार जो है वो वसी हो गया, फैल गया और इसमें बहुत ही ज़्यादा शफाफियत आई। अब इस EVM मशीन के अंदर बच्चों, अभी तो मैं किसी दिन आपको बताऊंगा डिस्प्ले पर, इसमें एक बटन का और इजाफा किया गया, वो है नोटा, NOTA, नोटा।
मतलब अगर ऊपर 16 उम्मीदवार है, ये यहाँ पर ये जो बटन दिख रहे हैं, यहाँ पर इस बटन को दाबना होता है और यहाँ पर उम्मीदवार का नाम और उसके पार्टी का सिंबल होता है। अब जो भी राय दहन आता है वो खुफिया तरीके से, मतलब कोई उसको देखे ना, वो पूरा पुट्टी के जरिए कैप्चर होता है, वो यहाँ पर आकर जो है उसको उस बटन को दाबता है। अब किसी राय दहन किसी वोटर्स को इनमें से, मिसाल के तौर पर यहाँ 16 नुमाइंदे हैं इलेक्शन में खड़े हुए, 16 नुमाइंदे, ये 16 नुमाइंदे जो है वो काबिल नहीं है, लेकिन उस शहरी को अपना वोट का इस्तेमाल भी करना है, लिहाजा वोट की अहमियत को देखते हुए यहाँ पर एक बटन का और इजाफा किया गया नीचे, और उसका नाम है नोटा। इनमें से कोई नहीं, मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इनमें से किसी को वोट नहीं दूंगा, नोटा। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका, उसके बाद में फिर और इंप्लीमेंट किया गया गालिबन 2004 में, गालिबन ये, या मेरे जहन में नहीं रहा, ये वीवीपैट, ये जो मशीन है इसको रोशनास कराया गया। अब ये क्या है, पहले ही होता था कि उम्मीदवार को, हमने किस उम्मीदवार को वोट दिया, ये डिस्प्ले नहीं होता था। मिसाल के तौर पर कई मतलब ऐसी शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पास आई कि हमने वोट दिया किसी और को और हमारा वोट गया किसी और को, ना? हमने जो है किसी के आगे बटन दाबा लेकिन वोट किसी को गया, तो मैं कैसा जांचूं कि मैंने जो बटन दाबा है वो बराबर मेरे नुमाइंदे को ही गया है, मैं जिसको वोट देना चाहता था उसी को गया। तो इस तरह की बेशुमार शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पास आई। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये जो नई मशीनें वीवीपैट, इसको रोशनास कराया। इसको मैं तफसील से और आगे बताऊंगा, लेकिन अब ये वीवीपैट क्या है, ये यहाँ पर ये जो डिस्प्ले पर है वो चिट्ठी गिरती हुई दिखती है, कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने नारियल का दरख्त, एक सिंबल था किसी पार्टी का, अगर किसी ने नारियल के दरख्त पर जो है वो बटन दबाया तो वो वीवीपैट के आगे से यहाँ पर ये डिस्प्ले पर उसको नारियल के दरख्त की पर्ची गिरती हुई नजर आएगी। मतलब वो मुतमईन होगा कि हाँ मेरा वोट जो है वो मेरे चुनिंदा नुमाइंदे को ही गया। तो ये है वोट पेटी से ईवीएम का सफर, जो मैंने आपको मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश की। ठीक है, आगे की स्लाइड पे चलूं मैं। अब मैं आप यहां रुकता हूं और आपको चंद बातें आपसे मैं अर्ज करूंगा। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मरकजी इलेक्शन कमीशन है, यह भी अधूरा है। अब इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या फराइज है, क्या काम है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, ये एक बहुत बारीक बीनी से जांचने वाला काम है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस परेड में हमने इंतखाबी अमल में, जमहूरियत में इंतखाबी अमल का क्या रोल है, क्या हिस्सा है, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। इंतखाबी अमल से जो है ये हुकूमतें तब्दील होती है, तो पता है कि जब इंतखाब होंगे तो जो पुरानी हुकूमत थी वो डिसॉल्व हो जाएंगी, चाहे उसने कितनी भी अच्छे काम किए हो। लेकिन अगर हुकूमत ने उस सियासी जमात को अगर चुन के दिया है तो ही वो इंतज़ामी हुकूमत में आएगी, और अगर अवाम ने उसको नहीं चुना तो वो नहीं आएंगी। तो हुकूमतों की तब्दीली होती है इलेक्शन के ज़रिए से। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि पॉलिसियों की तब्दीली होती है, हुकूमतें तब्दील होती है तो वो कुछ पुरानी हुकूमत की ही पॉलिसियों को नाफिज करती है, या उन पॉलिसियों के अंदर थोड़ी बहुत तरमीम कर कर उन पॉलिसियों को नाफिज करती है, या पुरानी पॉलिसियों को पूरी तरह से हटाकर नई पॉलिसियां जो है वो लाती है। तो इंतखाबी अमल से ही वो अंजाम पजीर होता है। फिर हमने देखा इंतखाबी अमल कैसा होना चाहिए, आज़ादाना व मुनसिफाना। जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा, अब आज़ादाना व मुनसिफाना कैसा हो, बेशुमार मसाले इलेक्शन कमीशन के सामने, बेशुमार। इलेक्शन के वक्त में आपने देखा वहां कि रुपयों की रेल पेल होती है, लोग
या हाँ सियासी सर, लीडरान जो है वो पैसे देकर वोटरों को खरीदते हैं। खरीद लेते हैं। हाँ, तो ऐसा ना हो, मुनसिफाना तरीके से जो है इलेक्शन हो, बेखौफ और खतर हो। या बास इलाकों के अंदर ऐसा होता है कि जहां पर नक्सली लोग जो है वो इलेक्शन का जो बूथ होता है तो उसको पूरा कैप्चर कर लेते हैं ना, या वहां धांधली करते हैं। तो आजादाना और मुनसिफाना तौर से इलेक्शन हो, ये भी इंतखाबी अमल का एक बहुत ही कभी ना भूलने वाला पॉइंट है। इंतखाबी इलेक्शन कमीशन जो है पूरे मुल्क के अंदर बेखौफ खतर लोग जो है वोट का इस्तेमाल करें और अपने वोट को मख्फी भी रखे, छुपा कर भी रखे। तो बेशुमार इसलिए बाकायदा जो है आचार संहिता लगाई जाती है। आचार संहिता, ये क्या आचार संहिता? इलेक्शन से पहले 2-4 दिन पहले जो है आचार संहिता लग जाती है। आपको किसी प्रचार की जरूरत नहीं है, अब कोई इसकी एडवाइस नहीं करेगा। इलेक्शन बूथ से 100 मीटर दूर जो है वो सारे बैनर और सारी जितनी भी हद तक के जो वोट देने के लिए वोटर स्लिप मिलती है किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से, तो उस सियासी पार्टी के निशान को भी फाड़कर पोलिंग बूथ में आना पड़ता है। तो ये है आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराना। ये इतनी बारीक बिनी का भी जो है वो इंतखाबी अमल के अंदर होता है। और फिर मैंने आपको बताया मरकजी इलेक्शन कमीशन कब तश्कील दिया गया और कितने लोग जो है वो इसके अंदर सरगर्म अमल होते हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन क्या तनख्वाह पाता है, उसके मातहत में कितने लोग होते हैं, ये सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा। आगे के पीरियड में हम लोग देखेंगे मरकजी इलेक्शन कमीशन के फराइज क्या है, इलेक्शन कमीशन के फराइज क्या है, इसका हम बारीक बिनी के साथ में मुताला करेंगे। बेशुमार है कि वोटर लिस्ट तैयार करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ठीक है, लोगों को वोटरों के अंदर इंदराज करना, 18 साल से जायद लोगों को नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है उसके नाम का इंदराज करना, ये हम अगले पीरियड में इंशाल्लाह इसके बारे में पूरी तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, आज वक्त की कमी की बिना पर हम ये रियासती इलेक्शन कमीशन को हम बाद में लेंगे। पहले हम मरकजी इलेक्शन कमीशन के क्या फ़राइज़ हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी ज़ाती मुताले के ज़रिए से आगे के पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ताकि जब हम नेक्स्ट पीरियड में जब आए तो आप खाली जहन होकर ना आए, बल्कि आपके जहनों में कुछ पॉइंट रहे, कुछ सवालात रहे। ठीक है, अब 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है गलेबन। किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है या किसी पॉइंट पर थोड़ी तफसील से बात करनी है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये 2 मिनट आपके लिए। जी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर अगर सबने ही नोटा दबा दिए तो क्या होएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है नोटा। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जो है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। नोटा का इस्तेमाल अभी रिसेंटली किया गया और ऐसा तो मुमकिन नहीं कि हर कोई नोटा दबा दे। और नोटा का फुल फॉर्म मैं आपको आज कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, मेरे जहन में बात आ गई। आपको ईवीएम इसका फुल फॉर्म याद करना है, आपको वीवीपैट इसका फुल फॉर्म आप नेक्स्ट पीरियड में आएंगे तो आपके जहन में वीवीपैट, हर बच्चा जो है इसका लॉन्ग फॉर्म आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद जो है क्या बताया मैंने आपको, नोटा। ये नोटा आप जाइए गूगल पर और सर्च करिए। मैं बतला दूँ आपको, हालांकि मैंने कुछ के फुल फॉर्म बता दिया हूँ दौरान लेक्चर, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तीनों के फुल फॉर्म को याद करें, नोट डाउन करें, और नेक्स्ट पीरियड में जब पूछा जाए तो उसको आप बिल्कुल बेझिझक होकर बोलिए। ठीक है, अच्छा, और किसी के जिम्मे कोई सवाल, और किसी के जिम्मे कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कुछ और? सर जी बेटा। नोटा दबाते तो उस वोट का होता क्या है? मतलब उसने तो वोट दे दिया लेकिन किसी को नहीं दिया, तो वो वोट का होता क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है कि ये नोटा बटन जो है ये इसलिए दिया गया ताकि बात मतलब होता ना कि हम लोग जो है काहली करते हैं यार, जितने भी नुमाइंदे खड़े हैं वो सब फालतू है, बेकार है, बहुत मतलब कैरेक्टर उनका बैड कैरेक्टर है, या वो बिल्कुल गुंडागर्दी वाले हैं, तो हमको इलेक्शन में जाना ही नहीं। इस इलेक्शन की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वोट नोटा का जो बटन
ये रखा गया ताकि शहरी जो अपने वोट का इस्तेमाल तो करें। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, इलेक्शन जब जब बहुत ज़्यादा मतलब इक्वल हो जाता है, जब सारी वोटिंग बराबर हो जाती है, उस वक्त वो ये इस तरह के वोट को खोला जाता है जो बॉक्स के अंदर जो होते हैं। जैसा कि मैं भी वक्त नहीं है अभी इसको मैं और तफसील बताऊँ, बिल्कुल कुछ है मिनट का वक्त है, मैं इसको नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट उसमें, क्योंकि अभी वक्त नहीं, बस एक दो कुछ सेकंड बचे हुए हैं, जब बराबर हो जाता है उस वक्त में क्या करना पड़ता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है, टाइम भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल से अनलिमिटेड कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी जूम मीटिंग का वक्त भी वो खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।